जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम जेई 2012 का जो एडवांस पेपर था, पेपर 2, उसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। जेई के एडवांस पेपर 2 2012 में जो हुआ था उसका हम एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि भाई पेपर का पैटर्न किस तरीके का था और टफनेस लेवल क्या था, कितने आसान थे, कितने टफ सवाल थे, और सवालों को भी एक बार व्यू करेंगे। इसमें से ऐसा कौन सा सवाल था जो होने वाला था, कौन सा सवाल थोड़ा दिक्कत वाला था, वो सब सवालों में थोड़ी चर्चा करेंगे। इस एनालिसिस को देखने से पहले आपको पहले पेपर अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, वीडियो सॉल्यूशंस देख लेना चाहिए, उसके बाद में आपको एनालिसिस पे आना चाहिए, तभी ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मतलब ये आपको बता दें भी आप जहाँ पे फंसे, क्या वो फंसने लायक जगह थी या नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपके पास में जो टोटल सवाल थे वो आपने देख लिए। टोटल 20 प्रॉब्लम थे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे दैट इज 20 सवाल आपसे पूछे गए थे। और अगर आप बात करें 11th के कितने थे, 12th के कितने थे, तो इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास में 9 सवाल तो 11th से थे, 9 प्रॉब्लम्स जो आपके पास में थी वो 11th क्लास से थी, और जो 11 प्रॉब्लम आपके पास में थी वो 12th क्लास के सिलेबस से थी। समझ में आ रहा है? 9 और 11, 9 सवाल थे 11th की फिजिक्स से और 11 सवाल थे 12th की फिजिक्स से। अगर इससे पहले अगर आप देखें पेपर 1 का, अगर आपको याद होगा तो उसमें 11 से 7 सवाल थे और 12th से आपके पास में 13 सवाल थे। तो आपके पास में इसमें 11, ठीक है। तो उसमें अगर आप टोटल देखेंगे तो मतलब दोनों एक्चुअल, आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 काउंट कर देंगे तो आपको एग्जैक्टली दिखाई देगा भाई साहब कि 40% आपके पास में 11 से आ रहा था और 60% आपके पास में 12 से आ रहा था। यही स्टैंडर्ड रहता है मोस्टली केस में। इसमें एग्जैक्टली ये हुआ, एग्जैक्टली 40% 11 से है, 60% 12 से है। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला लें तो, क्योंकि पेपर 1 के अंदर जो 11 से जो सवाल थे वो 7 थे, 7 और यहाँ पे टोटल आपके पास में, यहाँ पे 9 है आपके पास में, तो यहाँ पे 9 और वहाँ पे 7, तो टोटल आपके पास कितने हुए, 16 हो गए। 16 सवाल 40 आउट ऑफ 40, 16 प्रॉब्लम, तो आपके पास एग्जैक्टली 40% हो गया। क्लियर? तो ये तो आपके पास वेटेज का था। तो 12th हमेशा मतलब डोमिनेट रहता है आपके पास में, देखा गया। कई बार ऐसे रेयरली हो सकता है ऐसा पॉसिबल भी कि आपके पास में अब की बार ऐसा नहीं हुआ कि 12th से ज्यादा है, 11th से ज्यादा है, बहुत रेयर होता है। पर ऑन एन एवरेज अगर आप चेक करें तो यही रेशियो मिलता है टोटल, दैट इज 40% 11th से रहता है, 60% 12th से रहता है आपके पास में। अब अगर आप बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो पेपर 2 वाज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू पेपर 1। द डिफिकल्टी लेवल जो पेपर 2 की थी, पेपर 1 आपके पास में मॉडरेट और इजी और मॉडरेट के बीच में था। पेपर 2 अगर आप बात करें तो मॉडरेट था आपके पास, थोड़ा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू पेपर 1, वो ये मॉडरेट की कैटेगरी में रहा आपके पास में। इसमें अगर आप बात करेंगे कि कितना परसेंट इजी था, कितना परसेंट टफ था, तो वैसा सही रेशियो था आपके पास में, दैट इज 40% इजी सेगमेंट था आपके पास में और 40% आपके पास में दिस वॉज मीडियम मॉडरेट बोल सकते हैं आप इसको, जिसमें थोड़े क्रिएटिव सवाल रहते हैं। 20% थोड़ा डिफिकल्ट था। मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में, डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब किसी को चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसमें बहुत बढ़िया कमांड है, तो उसका अच्छा सवाल भी उसको आसान लगेगा। और मान लीजिए कुछ ऐसा है आपके पास में कि आपको चैप्टर नहीं पढ़ा हो, तो आसान सवाल भी आपको टफ लगेगा। तो डिफिकल्टी लेवल पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हम यहाँ पे डिफिकल्ट उसको मान, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो या फिर उसको करने में दिक्कत हो रही हो, हम उस सवाल को एक ऐसा मान के चलते बच्चे का चैप्टर पढ़ा हुआ है, अब उसको कैलकुलेशन करने की वजह से या फिर उन सब की वजह से फंस जाए, तब क्या बात हो सकती है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, उसको हम डिफिकल्ट बोलते हैं यहाँ पे। अगर आप टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट था आपके पास में, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। उसके आपके पास पेपर 2 में 8 सवाल थे, सिंगल ऑप्शन के 8 सवाल थे। अगर आप बात करेंगे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, उसके आपके पास में 6 सवाल थे। और अगर आप पैराग्राफ की बात करेंगे तो पैराग्राफ में 6 सवाल, टोटल आपके पास में 20 सवाल थे टोटल। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थी आपके पास में। अगर हम चैप्टर वाइज बात करेंगे भाई साहब, कौन कौन चैप्टर ज्यादा है, तो आपको पता है पेपर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपके पास में ज्यादा था, रोटेशन से ज्यादा था। इन दो से आपके पास में अच्छे खासे सवाल थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ईएमआई। तो पेपर 1 के अंदर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक और रोटेशन से 3-3 सवाल थे। ईएमआई से आपके पास में जो था दैट इज 1 सवाल था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 2 सवाल थे। पेपर 2 की बच्चों अगर आप बात करें, पेपर 2 के एनालिसिस की आप बात करेंगे बच्चों, अगर आप देखें भाई साहब की चैप्टर वाइज इसमें कितने कितने आए थे इस पेपर के अंदर, तो अगेन इसमें जो आरवीडी का जो परसेंटेज था वो हाईएस्ट था। जो रोटेशन के सवाल थे वो काफी सवाल थे, टोटल 4 सवाल पूछे गए और 14 मार्क्स का ये टोटल था। 14 मार्क्स आपके पास में, अगर आप क्वेश्चन देखें, मार्क्स देखें तो 14 नंबर भाई बहुत होते हैं आपके पास, समझ रहे हैं।
तो टोटल था 66 मार्क्स का पेपर आपके पास में, उसमें से भी 14 मार्क्स आ जाना बहुत बड़ी बात है आपके पास में। अच्छा, अगर आप बात करें ईएमएफ की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके आपके पास में 3 सवाल थे, उसमें पूरा आ गया, ईएमआई भी आ गया आपके पास में और मैग्नेटिज्म भी आ गया। सर्कुलर मोशन के अगर आप देखें 2 सवाल थे, मॉडर्न फिजिक्स के अगर आप देखें तो आपके पास में 2 सवाल थे, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अगर आप देखें तो 2 सवाल थे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, अल्टरनेटिंग करंट, केटीजी, साउंड, कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड, इन सब का एक सवाल था आपके पास में। तो मैकेनिक्स वाले पार्ट से जैसे रोटेशन भी ज्यादा डाल दिया पार्ट इसने, और पेपर 1 में भी अच्छा खासा था, तो जिसने बनाया उसका रोटेशन फेवरेट रहा होगा, इस वजह से उसने ताबड़तोड़ सवाल दिए हैं। अगर आप दोनों पेपर का मिला के एनालिसिस देखें कि भाई साहब पेपर 1 और पेपर 2 की ओवरऑल आप बात करें, तब रोटेशन से मिला के टोटल 7 सवाल थे आपके पास में, टोटल मतलब 24 नंबर के सवाल सिर्फ रोटेशन से थे, और वो 17.6% कवर कर रहे थे। अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पार्ट है उसके 5 सवाल थे और वो 18 नंबर कवर कर रहे थे। टोटल जो दोनों मिला के जो पेपर थे वो 136 मार्क्स के थे। तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से था, और हमने देखा कितना इजी है, कितना टफ है। अब आइए अपने 1 बाय 1 एक बार प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कौन सी कैटेगरी में थी, किस अप्रोच से सोल्व होना चाहिए था। आइए उसको थोड़ा शुरू करते हैं। बच्चों, हम जो ये सवाल देख रहे हैं वो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा सकते हैं, आप रेजो की वेबसाइट से आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, मैं वहीं से फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपका मेरा मैच कर जाए चीज़ें। तो रेजो के अंदर आप जाएंगे, ये 2012 का अगर आप जेईई पेपर देखेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा, आप रेजो की साइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अगर पहला सवाल बच्चों अगर हम देखेंगे तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट का सवाल है, मैग्नेटिक मूवमेंट का सवाल है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन अगर आपको याद होता कि भाई साहब मैग्नेटिक मूवमेंट होता कि दैट इज NIA होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वगैरह आप देख पाएंगे, तो बहुत ही इजीली और डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। तो ये वाला सवाल मतलब अगर आपने नोट से ढंग से पढ़े हैं, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट टर्म क्लियर है, डायरेक्शन वगैरह सब पता है, तो ये सवाल आपसे होना चाहिए था। इस वजह से इस वाले सवाल को हम इजी की कैटेगरी में डालते हैं, ये सवाल आपसे होना चाहिए। ठीक है, जो सेकंड वाला सवाल है आपके पास में, सेकंड सवाल में क्या बोला गया, ए थिन यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ एंड इज पार्शियली फिल्ड विद द वाटर, इट इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन द हाफ सबमर्ज्ड स्टेट, द रोसी इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वो सब चीजें आपको गिवन है। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, मतलब ये सोचने वाला सवाल आपके लिए हो सकता है। आपको मटेरियल ऐसे गिवन है, इसमें से पानी भरा हुआ है ना, और इसका ऐसे पानी में डिप किया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय एंड फोर्स बराबर करने हैं। अगर आप बाय एंड फोर्स mg के बराबर हो जाएगा तो आपको उससे समझ में आ जाए भाई साहब कि कौन कितना फ्लोट कर रहा है या फिर कितना डिप है, वो सब चीजें हैं। पर इसमें ये विजुअलाइज करना कौन कहाँ पे मतलब कैसा है और थोड़ी इक्वेशन सोचना समझना, तो उसमें थोड़ी सी चैलेंजिंग थी ये चीज। तो ये सवाल मीडियम की कैटेगरी में है, मतलब हलवा नहीं है ये सवाल, ये मीडियम की कैटेगरी में है। और ये आपको ऐसे सवाल मतलब ये डिटो सवाल तो आपको नहीं दिखेगा नोट्स में, पर ये है कि हाँ हमने वहाँ पे बाय एंड फोर्स और mg वो सब बैलेंस करना हमने वहाँ सीखा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा बाय एंड फोर्स क्या होता है और किस तरफ लगता है, क्या उसकी वैल्यू है और वेट वगैरह सब लिखना आता है, तो आप सवाल को प्रोसीड कर सकते। थोड़ा सोचना पड़ सकता था पर आप सवाल को प्रोसीड कर सकते थे। बच्चों, अगर हम थर्ड प्रॉब्लम को देखें तो थर्ड प्रॉब्लम आपके पास में क्रिएटिव सवाल था। मतलब हम जो मोस्टली जो क्लास नोट्स में देखते हैं वो ये देखते हैं कि S6 सेंटी का करंट कैरिंग वायर है, इसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, एक R लेस देन R के लिए, एक R ग्रेटर देन R के लिए। उसमें क्या था, G यूनिफॉर्म रहता है। अब क्या ऐसा नहीं, इसमें कुछ पोर्शन काट लिया, अब सिर्फ इतने पार्ट में करंट फ्लो कर रहा है सेंट्रिकल वायर। आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पियर्स लगाना पड़ेगा, एम्पियर्स का यूज करेंगे, B.dl इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई I इनसाइड, तो आपको फंक्शन मिलेगा। तो अगर आपने ढंग से सवाल नहीं पढ़ा, आपको पूरे वायर के अंदर ही है आपके पास में करंट, हमारे साथ होता क्या है, हमें यही पता है तो कि हाँ हम जब भी हमने सोल्व किया तब पूरी सिलिंड्रिकल वायर के अंदर करंट फ्लो करवाता हुआ मन है, तो हमारा दिमाग यही परसेप्ट कराता है भाई यही तो बोला है, पर आपको देखना नहीं भाई ऐसा नहीं बोला, सवाल में कुछ और बोला है। उससे बोला कि कुछ कैविटी है सिलिंड्रिकल कैविटी, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आपको ये क्रिएटिव सवाल था, इसमें इसका यूज करके नया एक्सप्रेशन निकालना था, मतलब इसको एप्लीकेशन पार्ट बोल सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटिव था, तो ये अच्छा सवाल था। पर अगर आप ये चीज पकड़ लेते भाई साहब, हाँ नहीं क्या बोला है वो आपको समझ में आ जाता, और फिर आप ये देखते अच्छे से कैसे अप्लाई करना है, तो ये सवाल आसान था। तो ये उस कैटेगरी में जो आपको डायरेक्टली नहीं देखी हुई पर आपको करना है, पर ये इजी था, ये टफ नहीं था आपके पास में। ठीक, तो ये सवाल मीडियम में था आपके पास में पर क्रिएटिव था। आप इसका एम्पियर रूट का, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई करके आप डायरेक्टली इजीली सवाल को सोल्व कर सकते थे। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो 4 भाई साहब मुझे बढ़िया सवाल लगा। 4 में आपके पास क्या बोला गया कि एक पोर्शन शेडिड है, एक पोर्शन शेडिड नहीं है, और यहाँ पे इसके
ओमेगा से कुछ घूम रहा है, इस वाले पॉइंट का नाम आपके पास में P है और इस वाले पॉइंट का नाम ऐसे कुछ R है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे कैसे कुछ Q पॉइंट है, फिर P की तरफ आएगा, किस तरफ गिरेगा, तो मतलब ये सवाल डिफिकल्ट की कैटेगरी में है आपके पास, बिकॉज यार आपको विजुअलाइज करना कैसे घूम रहा है, आपने क्या प्रोजेक्ट किया, किस तरफ जाएगा, तो डिफिकल्ट था। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में देखें तो आपको सवाल नहीं करना चाहिए था, और वैसे भी सवाल थोड़ी दिक्कत आएगी आपको सोल्व करने के अंदर, आप स्ट्रगल महसूस किया हो इस सवाल के अंदर, तो थोड़ा सा मतलब दिखना बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसा सवाल में वैसा नहीं भाई सब बहुत बड़ी बात पूछ रही, बात सिंपल पूछिए, पर विजुअलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे ये डिफिकल्ट सवाल था, आपको देख के हवा लग जाएगी, इस सवाल में कुछ अजीबो गरीब पूछा था, आपको छोड़ देना चाहिए था सवाल। फिर बच्चों अगर अपने चलें फिफ्थ प्रॉब्लम के अंदर, तो फिफ्थ प्रॉब्लम आपके पास एक्सपेरिमेंट जो हम रेजोनेंस ट्यूब की बात करते हैं उसका सवाल था, रेजोनेंस ट्यूब का सवाल था। अब रेजोनेंस का ट्यूब का सवाल था तो आपको बेसिक चीजें पता है कि एक उसमें एंड करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एंड करेक्शन फैक्टर दो एक्सप्रेशन है, 0.6R बोलते हैं आप, या फिर आपके पास में वो जो L1 - 3L2 डिवाइड बाय 2 इस तरह एक्सप्रेशन आता है वो यूज करते हैं। अब उसने L1 L2 तो गिवन ही नहीं, तो हमें इस वाले एक्सप्रेशन से एंड करेक्शन फैक्टर लेना था। जब भी कभी आपको डायमीटर या फिर रेडियस गिवन हो तो एंड करेक्शन आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये सवाल इजी था, आपको अगर रेजोनेंस ट्यूब आपने सही ढंग से पढ़ा है तो इजीली आप इस सवाल को तोड़ फोड़ सकते थे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होती। क्लियर? बच्चों अगर अपने सिक्स प्रॉब्लम को देखें तो सिक्स प्रॉब्लम इजी सवाल था, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन था आपके पास में, इस पे कुछ चार्ज गिवन है, इस पे कितना हो, तो ये अगर आपको कैपेसिटर पे कमांड है तो आप इजीली कर सकते थे, बिकॉज ये मैं बताया जाता है वैसे क्यों चार्ज आ रहा है, अगर पैरेलल में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं तो किस रेशो में चार्ज आता है, तो सेम रेशो में जाता है कैपेसिटर्स के, तो आप इसको इजीली प्रोसीड कर सकते थे। तो सिक्स सवाल तो मतलब अगर आपके कैपेसिटर बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली तोड़ फोड़ सकते हैं सवाल में, इसमें दिक्कत नहीं थी, ये होना चाहिए था आपसे, और ऐसे सवाल क्लास में बहुत कराए जाते हैं आपको। सेवंथ प्रॉब्लम की अगर आप बात करें, सेवंथ प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली नोट्स में देखने को मिलता है, आपको बस थोड़ा सोचने वाला सवाल था, क्रिएटिव प्रॉब्लम था। इस वाले पेपर के अंदर आपके पास में क्रिएटिव सवाल कई थे, पेपर 2 के क्रिएटिव सवाल कई थे आपके पास में। तो यहाँ बोलते एक पॉइंट P है, यहाँ पे ये Q है, ये ऐसे घूम रहा है आपके पास में, ये ऐसे कुछ घूम रहा है, आपसे पूछा गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताइए कैसा कैसा आएगा आपके पास में V रिलेटिव का P के रिस्पेक्ट में Q। तो अगर आप या तो आप एग्जैक्ट मैथमेटिकल फंक्शन लिख लो, आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो हर एक स्टेट पे देख लो, इस वाले स्टेट पे देख लो कैसा है, इस वाले स्टेट पे यहाँ पे होगा तब देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, तो उससे आपको आइडिया लग जाए भाई सब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये वाला सवाल है ना, मतलब एप्लीकेशन या फिर आप बोल सकते हैं क्रिएटिव सवाल था, आपको चीजों को जो आप जानते हैं बेसिक चीजें उनको यूज करके हमें आगे इस सवाल से कुछ निचोड़ निकालना था। तो ये सवाल आपके पास मीडियम कैटेगरी में पड़ता है, इजी तो नहीं था ये सवाल, ठीक। और अगर आपको हवा नहीं लगी, जैसे आपका विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है, 3D में आपको दिक्कत आती है, या फिर क्योंकि जिन बच्चों 3D चैप्टर में दिक्कत आती है उनके लिए विजुअलाइजेशन थोड़ा दिक्कत रहता है, तो अगर आपको लगता है विजुअलाइजेशन दिक्कत हो रहा था, स्ट्रगल महसूस कर रहे थे, तो स्टार्टिंग के 50-60 सेकंड आप देते, आपको लगता है यार दिक्कत करेगा तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। जेई हमेशा आसान पूछता है, आप आसान की तरफ भागिए, जैसा कि आपके पास में 8th प्रॉब्लम था। 8th प्रॉब्लम में क्या बोला, 2 मोल्स ऑफ आइडियल हीलियम गैस इन रबर वैल्यू, टेम्परेचर वगैरह सब गिवन था, एक्सपेंड कर रहा है और टेम्परेचर आपके पास में स्लोली चेंज हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ हीट पूछ लिया, तो वैसे भी डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं डेल्टा क्यू का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, उससे ये सवाल डायरेक्टली हो जाता। तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपको पकड़ है तो ये सवाल आपको दिक्कत नहीं करता, इजीली आप इस सवाल को तोड़ फोड़ के आगे बढ़ सकते थे। बच्चों फिर हम इसके बाद में जो सवाल है आपके पास में पैराग्राफ के सवाल थे। अब पैराग्राफ के सवाल आपके पास में कई तरह के पैराग्राफ आ सकते हैं, एक तो ऐसा आ सकता है जिसकी नॉलेज आपको पहले से है, मतलब जो आपके सिलेबस में वही चीज़ उसने पैराग्राफ में दे दी, तो उससे बच्चों को स्ट्रगल इसलिए नहीं होता बिकॉज जो वो चीज़ समझाना चाह रहा है वो हम पहले समझ चुके हैं क्लास के अंदर। कई बार आपके पास पैराग्राफ में ऐसा नहीं होता, कोई नई चीज़ दे देता है आपको, मतलब वो कहीं और की फिजिक्स के बुक की, मतलब कुछ हाई लेवल की कोई चीज़ उठा के दे दी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, अब आपसे पूछा कि इससे रिलेटेड सवाल बताइए। तो जो पहले वाले सवाल रहते, जो पहले वाले जो वेरिएशन था जो आपने देखा हुआ होता है, तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर जो आपके पास नई चीज़ पूछता है उसमें आपको 1-2 सवाल जरूर आसान पूछे, आप ध्यान रखिएगा हमेशा 1-2 सवाल आसान पूछे, बिकॉज वो लैंग्वेज समझने में बच्चों को टाइम लग जाएगा, तो सवाल में ज़्यादा उलझाता नहीं है। एक सवाल हो सकता है उलझाने वाला, पर आपको अगर 3 सवाल का पैराग्राफ है, 2 सवाल का पैराग्राफ है, तो एक सवाल का आपको आसान मिल जाएगा। हम बात करते हैं पैराग्राफ जो आपके 9 से 10 है आपके पास में, 9 और 10 की अगर आप बात करें तो इसमें अगर आप देख रहे थे तो आपको बताया गया कि बीटा नेगेटिव डीके की बात उसने कर दी, और बीटा नेगेटिव डीके ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। बीटा नेगेटिव डीके आपको पहले से पता होता है कि क्या होता है। बीटा नेगेटिव डीके में क्या है, आपके पास में एक न्यूट्रॉन रहता है आपके पास में, और ये न्यूट्रॉन किस में ब्रेक हो जाता है आपके पास में, प्रोटॉन में ब्रेक हो जाएगा,
और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपके पास में, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। यही होता है आपके पास में, आपको पता भी एनर्जी इन दोनों के पास जाती है, सब चीजें आप जानते हैं। तो अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये सब चीजें पढ़ी है, न्यूक्लियर फिजिक्स आपने पढ़ी है, तब तो आपको इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 9th में आपको इसकी एनर्जी पूछ ली, वैसे कितनी एनर्जी लेके जाएगा। 10th में भी आपसे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो आप इजीली इसको प्रोसीड कर सकते थे। तो ये सवाल आपके पास में इजी की कैटेगरी में आता है कब, अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इस चीज को सही ढंग से पढ़ा है तो। फिर बच्चों अगर अपने चले सेकंड पैराग्राफ के ऊपर, जो प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 था, ये न्यू था, ये एक नई चीज थी आपके पास में। और ऐसा ही पैराग्राफ एक्चुअली में यही होता है, मतलब पैराग्राफ का जो सही लॉजिक है वो यही है कि आप नई चीज दीजिए, बच्चा उसको पढ़े और उसको पढ़ के इंटरप्रेट करे। इसीलिए यही पूछता है ताकि आपको दिख जाएगी भाई आपको नई चीज बताई जाएगी तो आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर पूरा डाटा आपको गिवन है, इसके अंदर आपसे कुछ स्नेल्स लॉ की बात उसने बता दी, कुछ एक स्पेशल मटेरियल है आपके पास में, मेटा मटेरियल, उसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। अगर आप सब मतलब आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़िया है, आप एक एक चीज को सीधे से पढ़ सकते हैं, जो जैसे कि आपने नई चीज को पढ़ा तो बार बार नहीं पढ़नी पड़ती, बस जो पढ़ा आपको दिमाग में क्लिक हो जाती है, तो पैराग्राफ के आपके लिए हमेशा आसान रहेंगे। पर आपको यूं है कि नहीं सर जी हमारा फोकस करने की एबिलिटी बहुत कम है, तो हर एक चीज को बार बार पढ़ के देखना पड़ता है, क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, एक बार समझ नहीं आता, तो आपको थोड़ा चैलेंजिंग होगा। फिर भी अगर आप देखें 11th प्रॉब्लम जो इसके अंदर था आपके पास है वो हलवा था। 11th प्रॉब्लम इज हलवा, बिकॉज जो ऊपर लिखा हुआ डायरेक्टली पूछ लिया, जो ऊपर लिखा हुआ डायरेक्टली पूछ लिया, आपको बताया कि n इज इक्वल टू c बाई वी, तो v कितना होगा भाई c बाई n, डायरेक्टली पूछ लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बी ऑप्शन सही हो गया आपके पास। पर 12th प्रॉब्लम में मे बी मैं बोल दूं भी थिंकिंग आपके पास में हो सकता है, इसको सोचना पड़े आपको, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो ऐसा आपने कभी किया नहीं है। जो हमारे यहाँ पे म्यू की बात कर रहा है वो म्यू आपके पास से 1 से कम है आपके पास में, तो ये वाली बात आपके लिए थोड़ी मतलब नहीं हो सकती है आपके लिए, इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप इस ओवरऑल इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो मीडियम की कैटेगरी में आपके पास में ये प्रॉब्लम जाएगा। बच्चों अगर हम पैराग्राफ में देखें प्रॉब्लम नंबर 13 और 14, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब शानदार सवाल था। आपको विजुअलाइजेशन इसे बहुत तोड़ के देखेगा, अगर आप विजुअलाइज बढ़िया ढंग से कर पाएंगे तभी ये सवाल की आपको हवा लगती, नहीं आपको सवाल की हवा नहीं लगती। तो इसमें विजुअलाइजेशन था आपके पास, अब चीजों को देखना है, अच्छा वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, किस तरीके से, अगर ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, तो जो विजुअलाइज करने वाली चीज थी वही थी इसके अंदर। और ऐसा सवाल डिफिकल्ट नहीं था आपके पास, विजुअलाइजेशन था। अगर आपको विजुअलाइजेशन अच्छा है तब तो दिक्कत नहीं है, पर अगर आप विजुअलाइजेशन फंस जाते हैं तो भाई साहब ये सवाल आपको फंसा सकता था। समझ में आ रही है बात? तो ये बढ़िया सवाल था आपके पास में, आप इसे मीडियम से डिफिकल्टी कैटेगरी में डाल सकते हैं, विजुअलाइजेशन की वजह से इसको ये रेटिंग मिलती है। अगर आप देखेंगे वैसे आपको पहले दिखाई जाती चीज, अच्छा ये देख मैं तो दिखाता हूँ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, अगर आपने उसको एज्यूम कर लिया हाँ मेरे हाथ में कुछ चीज अच्छा ऐसे घूम रही है, यहाँ पे ऐसे घूम रही है यहाँ पे, तो आपको इजीली वो चीज हिट कर जाती है, आपको उसमें दिक्कत नहीं होती। तो 13 और 14 प्रॉब्लम बच्चों अच्छे सवाल थे, आपको होने चाहिए थे। अगर आपसे नहीं हुए थे तो आपको खुद से सिचुएशन को विजुअलाइज करना चाहिए, वो क्या बोल रहा है, कैसे घुमाने की वो बात कर रहा है। फिर बच्चों अगर आप बात करें 15 नंबर प्रॉब्लम की, तो 15 नंबर प्रॉब्लम आपके पास में जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग होती है उसका डायरेक्टली सवाल है। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्सेशन का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, वो आता है mg sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई डिवाइड बाय mr स्क्वायर, और फ्रिक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, दिस इज g sin थीटा, सॉरी फ्रिक्शन होता है mg sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर डिवाइड बाय आई। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन आपको याद होंगे तो आप नहीं फंसेंगे ना, तब आप इजीली सिचुएशंस को कवर करके आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए जरूर हो सकता है, पर ऐसा नहीं था वैसे कंसेप्ट पढ़ाया हुआ नहीं, क्लास में आपको सही ढंग से पढ़ाया जाता है, कौन जल्दी नीचे आएगा, किसको कितना टाइम लगेगा, किसी कैटेगरी ज्यादा किसी कम। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको क्लियर होने चाहिए, ये आपको रिजल्ट याद रख लेना। एक बार जाके आप रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन वाले केसेस को सही ढंग से देखिए, उसे कुछ कुछ रिजल्ट है वो याद कर लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो मीडियम इस वजह से आता है बिकॉज ये थोड़ा लंबा हो गया सवाल, मतलब इसमें हर एक ऑप्शन एक नया सवाल था आपके लिए, इस वजह से थोड़ा चैलेंजिंग है। फिर बच्चों अगर आप 16th प्रॉब्लम की बात करें, 16th प्रॉब्लम आपके पास में इजी सवाल था, ये टफ नहीं था, ये आपके पास में इजी था। आपको बोला गया एक लूप है और वो टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे लूप है, यहाँ पे एक वायर जा रही है, तो बताइए क्या होता है। आप पता भी इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, इधर बाहर की तरफ आएगा, नेट चेंज आप देखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आती, इजीली आप इसमें प्रोसीड कर सकते थे। पर अगेन आपको सवाल दिखना चाहिए भाई साहब कि वायर कैसे रखी हुई है, लूप कैसे रखा हुआ है और किस तरीके ये बात कर रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं आती। बच्चों फिर अगर आप 17 प्रॉब्लम को देखें तो आपके पास पैरेलल सर्किट था, पैरेलल सर्किट इन एसी, और ये क्लास में कराया जाता है। पैरेलल सर्किट में क्या करो, ऊपर जैसे सर्किट है, मान लीजिए एक सर्किट है, नीचे एक और सर्किट है, अब इन दोनों को अलग अलग सोल्व करिए, ऊपर वाले को अलग सोल्व करिए, नीचे वाले को अलग सोल्व करिए, दोनों की इक्वेशन निकालिए I1 I2 की। फिर अगर आप I0 निकालने जाए तो I0 लिखिए I1 प्लस I2, ये आसान रहता है थोड़ा अप्रोच,
ठीक, अगर आप इसमें प्रिज्म में चले जाएंगे I1 I2 की रिस्पेक्ट में तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप I1 पर अलग निकाल लो, I2 अलग निकाल लो, फिर आपको सब डाटा मिल जाएगा। तो बढ़िया है मतलब ये सवाल। अगर आपने ये चीज वैसे नोट से पढ़ाई जाती है आपको ये वाली चीज की जब AC पैरेलल में होते हैं आपके पास एलिमेंट्स तो किस तरीके के जवाब आते हैं, कैसे हम प्रोसीड करते हैं। तो सवाल आपके पास में ये ठीक था, पर मीडियम इस वजह से भी कुछ कंसेप्ट AC का सबसे अच्छा कंसेप्ट में से एक है, AC चैप्टर सबसे अच्छे कंसेप्ट में से एक है। अगर आपने AC हल्के में पढ़ा है तो भाई साहब ये सवाल आपके लिए फंस सकता था। फिर अगर हम बात करें 18, तो 18 प्रॉब्लम हलवा था आपके पास में, मतलब हलवा। आप बिल्कुल आसान सवाल जो होते हैं वो आसान सवाल था, आप देखते विजुलाइज करते तो आपको बहुत आसानी से इसका जवाब मिल जाता। कुछ नहीं पूछा भाई साहब, हेक्सागन बना दिया, इसने पूछा यहाँ पे ये है तो बताओ ये वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, तो बहुत इजीली आप इसको प्रोसीड कर सकते थे। 19th प्रॉब्लम की बच्चों अगर अपने बात करें तो 19th प्रॉब्लम एस्केप वेलोसिटी का सवाल है आपके पास में। और एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता है भाई, एस्केप वेलोसिटी करने के लिए टोटल एनर्जी क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। वो आप लगा दीजिए, जो जो बोर्ड है वो करते रहिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिखाई दे सकता है, पर सवाल इजी है। मतलब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है एस्केप वेलोसिटी का, जो आपने नोट से पढ़ाया है वो सब चीज आपने देखी हुई है, तो आई होप आप इसमें नहीं फंसने चाहिए। कैलकुलेशन की वजह से आप इस सवाल को मीडियम कैटेगरी में जा सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए आपके पास में, जीरो हो जाए। पोटेंशियल कितनी थी, माइनस जी एम एम डिवाइड बाय स्मॉल आर, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू जी आर। इस हिसाब से आप इसको प्रोसीड कर लेंगे। क्लियर। फिर अगर आप बात करें 20th प्रॉब्लम, तो ये बच्चों ये डिफिकल्ट सवाल था। अब इसके अंदर क्या एक मतलब रोलिंग के अंदर रोलिंग है आपके पास में, एक बाहर में रोलर है, उसके अंदर एक रोलर है, फिर यहाँ पे रोलर लगे हुए हैं। तो इस सवाल को विजुअलाइज करना, अच्छा किसका कैसा ओमेगा है वो है, तो ये सवाल डिफिकल्ट था, इसमें आपको स्ट्रगल हो सकता है। पर अगर आप देखें इस पेपर के अंदर तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो विजुअलाइजेशन पे डिपेंडेंट थे। अगर आप विजुअलाइज अच्छे से कर पाएंगे तभी आप हिट कर पाएंगे इस पेपर को। और जेई ऐसा रखता भी है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हमें देखे हुए सवाल मिल जाए, और आपको ऐसी अप्रोच रखनी भी नहीं चाहिए। आपको कुछ भी नया दिखाई दिया आप सोचिए, ऐसा नहीं है कुछ भी नया दिखाई दिया आप मास्टर के पास चले गए, सच ये डाउट आ गया बताओ, आप सोचिए ना, थोड़ा आप अपनी थिंकिंग डेवलप करिए। अगर आप थिंकिंग डेवलप करेंगे तभी भाई साहब आपको जेई अच्छी जगह पे लेके जाएगा, नहीं तो फिर आपको या तो सेलेक्ट ही नहीं होंगे तो कोई मतलब आईआईटी की ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी या फिर कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। तो विजुअलाइजेशन अपना डेवलप करिए और फाइट करना सीखिए सवालों के साथ में, वो आपको जेई एडवांस वाले दिन पे हेल्प करेगा। अभी आप जो फाइट करेंगे वो उस दिन आपको मतलब दिखाएगा कि हाँ भाई देख तूने फाइट किया, इसलिए मैं तो रिजल्ट अच्छा दे रहा हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।